अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास मैकेनिक्स फिज़िक्स की ऐसी शाख है जिसमें हम हर उस हरकत करने वाली बॉडी को स्टडी करेंगे जो हरकत करेगा। ठीक है। फिर इसके मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस है, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को हम अलग से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे, इसके बाद आने वाले चैप्टर में हम डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने काइनेमेटिक्स को जानना है कि काइनेमेटिक्स क्या है। ठीक है। चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, जो कि है लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो लोकोमोशन जब एक चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर जा रहा हो और अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ रहा हो, तो उस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है। अब अगर मूवमेंट की बात की जाए तो जो चीज़ अपनी जगह से या दूर जा रहा हो या नहीं जा रहा हो लेकिन ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हो, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। दूसरी बात, लोकोमोशन हमेशा के लिए वॉलंटरी होगा, मतलब चाहते हुए लोकोमोशन होगा। अगर आप ना चाहे तो लोकोमोशन नहीं होगा। लेकिन मूवमेंट की बात की जाए तो मूवमेंट चाहते हुए भी हो सकता है और ना चाहते हुए भी हो सकता है, मतलब आप ना चाहेंगे फिर भी मूवमेंट होगा। लोकोमोशन ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर होगा। ठीक है। लेकिन मूवमेंट बायोलॉजिकल लेवल पर होगा। ये तीसरा डिफरेंस है। अब चौथा डिफरेंस ये है कि लोकोमोशन के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर मूवमेंट की बात की जाए तो मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एनर्जी हो। समझ आ गई? अब मैं एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन जिस चीज़ की वजह से ये मोशन हो रहा है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन डायनामिक्स में हम, ये तो मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसमें हम मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन जिस चीज़ की वजह से ये मोशन हो रहा है उस चीज़ को भी हम स्टडी करेंगे। इसमें डायनामिक्स में जिस चीज़ की वजह से हो रहा है उसको स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे या मूवमेंट को स्टडी करेंगे। लेकिन डायनामिक्स में हम दोनों को स्टडी करेंगे, मोशन को भी स्टडी करेंगे और जिसकी वजह से हो रहा है उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, काइनेमेटिक्स जो है ये इफेक्ट ऑफ मोशन है, लेकिन डायनामिक्स है द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अब आते हैं रेस्ट और मोशन की तरफ। हमें कब पता चलेगा कि एक बॉडी रेस्ट में है और हमें कब पता चलेगा कि एक बॉडी मोशन में है? तो बॉडी उस वक्त रेस्ट में होगा जब तक एक ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देख रहा हो और वो हिल ना रहा हो, वो अपनी जगह पर मुकीम हो, वो अपनी जगह पर मुस्तहकम हो। जब कोई देख रहा हो और वो चीज़ उसे मुस्तहकम दिखाई दे तो वो रेस्ट में है। ठीक है। अब दूसरी बात, मोशन जब कोई ऑब्जर्वर
देख रहा हो कि कोई चीज़ अपनी जगह पर हरकत कर रहा हो या अपनी जगह से हिल रहा हो और मुस्तहकम ना हो, तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये मोशन में है। अब आते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। रिस्ट और मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है, चलो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। एक ट्रेन जा रहा है, उस ट्रेन में बंदे बैठे हैं, ठीक है, और जब वो एक शहर से गुज़र रहा है, मतलब एक स्टेशन से गुज़र रहा है और स्टेशन पर बाहर लोग खड़े हैं, ठीक है, तो ट्रेन के अंदर जो बंदे बैठे हैं उसमें एक दो बंदे बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। जो एक बंदा जो दूसरे को देख रहा है, उसे ये महसूस होता है कि ये बंदा रेस्ट में है, मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो उसकी वजह से, मतलब उस बंदे की ऑब्जर्व की वजह से वो बंदा रेस्ट में है। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें, जो बंदे स्टेशन पर खड़े हैं, अगर वो ये ऑब्जर्व करे कि ये अंदर जो इसके अंदर लोग बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी जगह से हिल रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस ऑब्जर्वर जो स्टेशन के बाहर खड़ा है, उसको ये दिखाई दे रहा है कि ये बंदा मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसे ये महसूस हो रहा है कि ये बंदा रेस्ट में है। तो इसलिए ये रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव फिनोमेना हो गए, ना कि एक एब्सोल्यूट फिनोमेना। एब्सोल्यूट हम उसको कहेंगे कि जितने भी लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो यही महसूस कर रहे हो कि या तो ये रेस्ट में है या तो ये मोशन कर रहा है, मूवमेंट में है, ठीक है। तो इसी वजह से रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव फिनोमेना हो गया, ना कि सिर्फ एब्सोल्यूट फिनोमेना। मूवमेंट की समझ तो आ गई, या मोशन या मूवमेंट सेम चीज़ है। चलो अब टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। तो मोशन के 3 टाइप्स हैं जो हम स्टडी करेंगे: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ। ट्रांसलेटरी मोशन हम उस मोशन को कहेंगे जब एक बॉडी मूवमेंट कर रहा हो और उसके तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या हो? उसके तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हो, या तो वो बॉडी स्ट्रेट जा रहा हो या वो बॉडी कर्व पाथ तय कर रहा हो। दोनों सूरतों में जब उसके पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस बॉडी के मोमेंट को हम कौन सी मोमेंट कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब मैं आपको ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल्स बताता हूँ कि एग्जांपल्स क्या क्या है। तो अगर एक ट्रेन जा रहा हो तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन में लिख सकते हैं। अगर एक कार जा रहा हो, एक बाइसाइकिल जा रहा हो, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो, ये सब एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं? ट्रांसलेटरी मोशन के। अगर आप इन सब को ऑब्जर्व करें तो इनके जितने भी पार्टिकल है वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसी वजह से हम इन तमाम मोशंस को क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशंस, ठीक है। समझ आ गई? अब मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए से बताता हूँ कि किस तरह पैरेलल होंगे। मतलब एक गाड़ी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो अगर आप देखें तो इसके तमाम के तमाम पार्टिकल एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, सीधा जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बॉडी मोशन कर रहे हैं और उनके तमाम के तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन के कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अब
ट्रांसलेटरी मोशन के दो और कैटेगरीज है। एक को हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं और एक को सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन के। जिस तरह मैंने आपको ट्रांसलेटरी मोशन के डेफिनेशन में बताया था कि या तो ये स्ट्रेट जा रहे हो या कर्व पाथ तय कर रहा हो, तो जो स्ट्रेट जा रहे हो और उनके तमाम के तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल हो, उसको हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जो गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हो और उसके तमाम के तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस स्ट्रेट लाइन पाथ को जो तय कर रहा हो, इसको हम कौन से मोशन में डालेंगे? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन की कैटेगरी में। ठीक है, अब अगर सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो ये जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ तय कर रहा हो, ठीक है, और उसके तमाम के तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कौन सी ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे? सर्कुलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन सिंपली। इसकी मिसाल ये है कि एक बाल को आप अटैच करें एक थ्रेड के साथ और उसको अपने सर के ऊपर घुमाए, तो हर एक पॉइंट पर उसके जितने भी पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। जब वो मूवमेंट कर रहा हो ना, तो उसके तमाम पार्टिकल क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसी वजह से ये क्या कहलाएंगे? हम इसको हम सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोशन के दूसरे टाइप की तरफ, रोटेटरी मोशन। अगर रोटेटरी मोशन की बात की जाए तो जब एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा हो या घूम रही हो, ठीक है, तो उस बॉडी के मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, तो सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट के गिर्द नहीं घूमेगा। एक बॉडी फिक्स पॉइंट के गिर्द ना घूमेगा, लेकिन रोटेटरी मोशन में एक बॉडी जो मोशन कर रहा हो वो एक फिक्स पॉइंट के मतलब एक फिक्स पॉइंट्स के गिर्द घूमेगा, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। लेकिन अगर फिक्स पॉइंट के गिर्द नहीं घूमेगा तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई? अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल अगर आप देखें तो फैन के जो विंग्स है वो क्या कहेंगे? उसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे उस फैन के मोशन को। अगर हम क्लॉक के जो स्टिंग्स है अगर हम उसको देखें तो वो भी क्या है? वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी रोटेटरी मोशन कर रहे, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो इसको हम को किस कैटेगरी में डालेंगे? रोटेटरी मोशन की कैटेगरी में। अब ये देखो, ये है रोटेटरी मोशन के डायग्राम्स। ठीक है, एक फैन है और एक क्लॉक है, दोनों आते हैं रोटेटरी मोशन में। अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जब एक बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा हो, ठीक है, एक फिक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। इसके मिसाल है हमारे पास एक पेंडुलम। आप एक पेंडुलम ले ले, उसको अटैच करें एक फिक्स पॉइंट के साथ और इसको मूवमेंट दे दे, जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। या हम एक मास को अटैच करें किसके साथ? एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ, और उसको थोड़ा फोर्स देकर आगे की तरफ धकेले और फिर उसको छोड़े, तो वो जो मूवमेंट कर रहा होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन में आएगा। ठीक है, अब ये उसके डायग्राम है
देखो, एक पेंडुलम है और दूसरा मास अटैच टू स्प्रिंग है, जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी है। तो ये दोनों किस चीज़ के कैटेगरी में आएंगे? ये दोनों वाइब्रेटरी मोशन के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, समझ आ गई? इसी तरह कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि बर वक्त मेरी वीडियो आपको पहुंच सके।